नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिएगा, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के प्रसिद्ध और जाने माने डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह जी हैं। सर से जानेंगे कि एंटीबायोटिक को लेकर जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है, लगातार जो है डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक लिख देते हैं किसी भी बीमारी को लेकर। सर से जानेंगे कि एंटीबायोटिक कितना सही है और कितना गलत। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, आज एंटीबायोटिक को लेकर खास करके बात करेंगे। जिस प्रकार से अधिकतर जगह देखते हैं, कुछ भी बीमारी हो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देते हैं। एंटीबायोटिक का वास्तव में क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं? देखिए, ये बड़ा ही प्रासंगिक विषय है कि जिसको कहते हैं मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हम अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो 1940 के पहले कोई एंटीबायोटिक नहीं था। हम लोग उस युग में जीते थे जहाँ जिसको कहते थे प्री एंटीबायोटिक ईरा। यानी किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया या किसी को म्यादी हो गया, प्लेग हो गया या कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण हो गया तो उसका उस समय कोई इलाज नहीं हुआ करता था। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, इससे लोग मरते ही मरते थे। 1940 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहला एंटीबायोटिक इसका डिस्कवरी, इसकी खोज की और ये अपने आप में पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मेडिकल साइंस में। 40 के बाद ये जब पेनिसिलिन मार्केट में आया तो इसने करोड़ों लोग की ज़िंदगी बचाई। इसको मैजिक बुलेट या वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि थोड़ी डोज में ही कोई भी बीमारी में, खासकर उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय जितने जो इंज्योर्ड लोग थे, जो घायल जो थे, उनको जब पेनिसिलिन दिया जाता था तो वो ठीक हो जाते थे। मैं बहुतों लोग की, करोड़ लोग की, इसलिए नो वंडर कि इसको मैजिक बुलेट या वंडर ड्रग कहा गया। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ है कि 40 के बाद ये 5 साल के अंदर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो मतलब कि रेजिस्टेंस हो गया। मतलब कि जो पेनिसिलिन पहले काम करती थी वो पेनिसिलिन काम करना बंद कर दी। और धीरे धीरे उसके बाद ये बात, मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब नोबेल प्राइज़ मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि अगर पेनिसिलिन का उपयोग सही नहीं हुआ और उसका दुरुपयोग हुआ तो आने वाले समय में ये एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। वही हुआ। धड़ल्ले से लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज़ करने लगे और 5 साल के अंदर में जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में पेनिसिलिन काम करता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि वो एंटीबायोटिक, यानी कि जो बैक्टीरियल संक्रमण है उसके विरुद्ध को जो सब्सटेंसेज है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो जब 5 साल के बाद फार्मा कंपनी फिर इसमें कूद गई और फार्मा कंपनी लगातार एक पर एक एंटीबायोटिक, 100 से ज़्यादा एंटीबायोटिक मार्केट में आए। 100 से ज़्यादा एंटीबायोटिक। आपको याद होगा उस समय सेप्ट्रन था, सिफ्रान था, जेंटामाइसिन था, एरिथ्रोमाइसिन था। मतलब लगातार एंटीबायोटिक आते गए और धीरे धीरे वो सब रेजिस्टेंट होते गए, क्योंकि लोगों ने जब भी कोई नया एंटीबायोटिक लिया कोई कसर नहीं छोड़ेगी उसको मिसयूज़ करने में। मिसयूज़ का मतलब होता है कि एंटीबायोटिक वहाँ देना है जहाँ उसकी ज़रूरत है। लोग को ये नहीं मालूम है कि 90% जो बीमारी, संक्रमित बीमारी होती है वो वायरल इन्फेक्शन से होती है। 10% से कम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है और वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक काम नहीं करता। ये सर्दी, खांसी, बुखार जो है या डायरिया वगैरह है, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन आज किसी को 1 दिन के लिए बुखार हो जाए, 2 दिन के लिए बुखार हो जाए, उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जबकि वो तो मौसमी है, वायरल इन्फेक्शंस है। और नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक ऐसा कवच बना लेता है कि वो एंटीबायोटिक उसको निरस्त कर देता है। तो लगातार एंटीबायोटिक एक पर एक आते गए, महंगा से महंगा एंटीबायोटिक आया, वो भी काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब तो ये हालत है कि पिछले 15 साल से फार्मा कंपनी वालों ने एंटीबायोटिक बनाना बंद कर दिया है। इसलिए कि जो एंटीबायोटिक बनाते हैं उसमें तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और 10 महीना या 6 महीना के अंदर वो एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो जाता है। तो हालात इतने गंभीर हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
विश्व में अभी 10 लाख से ज़्यादा लोग इसलिए मर रहे हैं कि एंटीबायोटिक उस पर कोई असर ही नहीं कर रहा है। और ये एक संभावना है कि 2050 तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मरेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है हमारे पास, जो भी एंटीबायोटिक बचा हुआ है वो भी काम नहीं आएगा। अभी हमारे पास सिर्फ कुछ जिसको कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र है, रिजर्व एंटीबायोटिक्स है, जो कि हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस पे देते हैं। जो लेकिन खबर आ रही है कि वो भी एंटीबायोटिक धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ग्लोबल कंसर्न है कि कैसे बचे हुए एंटीबायोटिक को बचाया जाए। आज हमारा कंसर्न ये है कि हम एंटीबायोटिक, पहले हमको ह्यूमन रेस को बचाया, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एंटीबायोटिक के अस्तित्व को हम बचाएं। सारी दुनिया में लोग एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप की बात करते हैं कि एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप का मतलब हुआ कि एंटीबायोटिक तभी देना है जब ज़रूरत है, कि उतने दिन तक देना है जितनी दिन की ज़रूरत है, प्रॉपर डोज में देना है, प्रॉपर ड्यूरेशन में देना है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कि ओरल देना है कि उसको मतलब ये इंजेक्शंस देना है। तो ये एक अभियान है। हमारी जो भारतीय बाल अकादमी जो IAP है, उसने आज से 10 साल पहले मतलब कि एक अभियान शुरू किया था। इसका नाम था मिशन AAA, मिशन अवॉइड एंटीबायोटिक एब्यूज़। हम उसके नेशनल कोर कमेटी के मेंबर भी थे, नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर भी थे। हम लोग ने उस समय उसके बाद से लगातार गांव में, शहर में ये अभियान चलाया कि भाई एंटीबायोटिक, बेकार का एंटीबायोटिक मत दो। 1 दिन के बुखार में, 2 दिन के बुखार में, सर्दी खांसी में, जिसको देखो डायरिया में, वॉमिटिंग में, कोई भी बच्चा बीमार पड़ता है या बड़ा बीमार पड़ता है तो उसको लगता है कि बिना एंटीबायोटिक के ठीक होगा नहीं। नतीजा ये होता है कि मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरिया है, जो हमसे करोड़ों साल पहले से इस पृथ्वी पर है, मानव के अस्तित्व के पहले से है, वो उसको मालूम है कि हमको कैसे मतलब अपने आप को बचाना है। तो बहुत तरीका है उसमें, जिससे कि वो अपने आप को रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो मतलब कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करता है जिसमें वो एंटीबायोटिक को परास्त कर देता है। ज़रूरी है कि आज बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग को, अभी मैं पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने हज़ारों लोग को और अनगिनत मतलब मैंने कैंप किया है एंटीबायोटिक के मिसयूज़ को रोकने के लिए, गांव में जा कर के, शहर में, डॉक्टरों के बीच, चाहे वो स्टेट वाइज, नेशनल वाइज, राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन करना है कि अब डायरेक्ट पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक को बताओ। अब मेरा जो लक्ष्य है कि जितने भी मरीज आते हैं उनके हर प्रिस्क्रिप्शन पर हम लिखते हैं नो एंटीबायोटिक्स, और मरीज भी इस बात को देखकर अभी खुश हो रहा है कि हमारा पेशेंट बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो रहा है। तो उसके दिमाग में ये जा रहा है धीरे धीरे कि हम अभी तक जो एंटीबायोटिक लेते थे उससे हम ठीक होते थे, वो गलत है। एंटीबायोटिक के बहुत सारे दुष्परिणाम है जो कि लोगों को मालूम नहीं है। पेशेंट ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में उसके दुष्परिणाम जो है सामने आते हैं। एंटीबायोटिक के गलत यूज़ से लोगों की डेथ भी होती है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया भी होता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड एनाफिलेक्टिक शॉक भी होता है। एंटीबायोटिक मतलब हमारे शरीर को देखा जाए तो हमारे गट को कमज़ोर करता है। तो इसलिए आज बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझने की कि एंटीबायोटिक्स जो है वो आने वाले समय में, अगर आप ये कल्पना कीजिए कि अगर सारे एंटीबायोटिक अगर काम करना बंद कर दे, तो जो एंटीबायोटिक के भरोसे हम आज हैं, जैसे हमको अगर निमोनिया होता है तो हमने एंटीबायोटिक लिया, ठीक हो गए, तो जितनी छोटी छोटी बीमारी है इससे भी लोगों की मौत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक काम ही करना बंद कर देगा। भूतपूर्व जो चेयरमैन थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, मार्गरेट चेन ने कहा है कि अगर हमने एंटीबायोटिक के मिसयूज़ को नहीं रोका तो आने वाले समय में माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन से भी लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। यानी हम पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा में पहुंच जाएंगे, जब मेरे सामने एंटीबायोटिक है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अब ये 1940 से लेकर के 2024 तक, और 24 के बाद 2050 तक, मतलब कि ये अपने आप में बड़ा डरावना है
क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता, एंटीबायोटिक से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। ये जितना मॉडर्न साइंस में जो उपलब्धि है हमारी, जैसे कि नी सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, सिजेरियन सेक्शन है, हर तरह का ऑपरेशंस है, मतलब किसी भी तरह का जो मॉडर्न है उसको बिना एंटीबायोटिक के सपोर्ट के वो हो ही नहीं सकता है। अगर आपको नी ट्रांसप्लांटेशन है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, या मतलब कि कॉरोनरी बाईपास सर्जरी है, सब में एंटीबायोटिक का रोल है। क्या कि प्रिवेंटिव, किसी तरह का पेट का ऑपरेशन होता है सबसे पहले एंटीबायोटिक दिया जाता है कि उसके कवर में, कि एक अम्ब्रेला के रूप में। अब अगर आप कल्पना कीजिए कि एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव होगा तो हमारी कम से कम सर्जरी 40 to 60% अनुमान है कि वो फेल करेगी, यानी लोगों को इन्फेक्शन से मृत्यु हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर मामला है। तो बहुत गंभीर मामला है और एंटीबायोटिक को कहीं ना कहीं बचाना है, और एंटीबायोटिक का जो दुष्परिणाम है और इसके कारण देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे गांव मोहल्ले की बात करेंगे तो अधिकतर गांव मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं या फिर किसी को बुखार हो, सर्दी हो, सर एंटीबायोटिक लिख देते हैं। छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं गाँव में क्लिनिक खोल के बैठे। देखिए, हम छोटे छोटे डॉक्टर्स को हम ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम उनके गांव में गए, उनसे पूछा कि तुमको एंटीबायोटिक क्यों लिखते हो, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट जो है, जो शहर में बैठे जो तथाकथित बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अपने पुर्जे पर 3-4 एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो वो पुर्जा, वो हम खुद ही ट्रेंड सेटर हैं। हमारे पुर्जे को वो नीचे वाला केमिस्ट फॉलो करता है, रूरल प्रैक्टिशनर फॉलो करता है, एमबीबीएस डॉक्टर फॉलो करता है, आयुष जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथ जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर जो मतलब कि होम्योपैथी करते हैं, और ये सिंध करते हैं, या मतलब कि अदर देन मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम जो ऊपर में बैठे हैं, जो हम एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो हम अगर ट्रेंड सेटर नहीं हो, हम खुद अपने आप को अपनी गर्भान में झांक करके देखें कि हम क्यों एंटीबायोटिक लिख रहे हैं। आज हम बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, अगर हम मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक करेंगे तो मेरा पुर्जा जो है नीचे तबके में तक जाएगा। वो कहेंगे जब ये डॉक्टर अरुण शाह इतने एंटीबायोटिक लिखता है तो जरूर सही होगा। तो हम तो ट्रेंड सेटर हो गए ना। तो हम ट्रेंड सेटर मानते हैं शहर के क्वालिफाइड डॉक्टर्स को, जो कि जिनका पुर्जा क्वैक तक जाता है, वो क्वैक जो है उसके पुर्जा को फॉलो करता है। क्वैक की इसमें कोई गलती नहीं है, हम जो लिखते हैं वो उसको फॉलो करता है। अगर हम लिखना बंद कर देंगे वो भी लिखना बंद कर देगा। मेरा यही सोच है। मैंने तो कई जगह कई प्लेटफॉर्म पर ये बात कही है कि डू नॉट ब्लेम द क्वैक्स और रूरल प्रैक्टिशनर्स, वी आर टू बी ब्लेम्ड। हम जितने भी तथाकथित हम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, 30 साल का 40 साल का मेरा अनुभव है, लेकिन हमने भी तो हम भी तो एंटीबायोटिक लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, एमडी हैं या डीएम है या एमसीएच हैं, ये मतलब कि बहुत इरेशनल यूज मतलब करते हैं एंटीबायोटिक का, कि एंटीबायोटिक, जबकि एंटीबायोटिक को तभी देना है जब आप कंफर्म्ड हैं कि यस ये इन्फेक्शन जो है संक्रमण से है, ये मतलब बैक्टीरियल संक्रमण है, ये वायरल संक्रमण नहीं है। कोई बच्चा मेरे पास आता है अगर 1-2 दिन के बुखार में, 3 दिन के बुखार में, मैं देखता हूँ कि बच्चा मेरा जब बिल्कुल देखने में एक्टिव है, अलर्ट है, और बुखार की दवा देने के बाद वो चंचल हो जाता है, तो हम लिख देते हैं कि नो एंटीबायोटिक, सिर्फ पैरासीटामोल या कोई बी कॉम्प्लेक्स दे दिया। यकीन मानिए 90% बच्चे 3 दिन 4 दिन के बाद उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते मेरा बच्चा को बुखार अब नहीं है। उनको विश्वास हो जाता है कि एंटीबायोटिक अगर देने से भी वो ठीक हो जाता, और बिना एंटीबायोटिक देने से भी ठीक हो गया, जबकि एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत ही नहीं थी, और आपने एंटीबायोटिक दिया जिसके दुष्परिणाम बहुत है। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपने ये गुनाह किया कि हमने एंटीबायोटिक बेवजह दिया, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से आने वाले समय में वही बैक्टीरिया जो है वो उसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। आखिर में सर, वास्तव में एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए? खास करके एंटीबायोटिक की अगर बात करेंगे तो इसका जो दुष्परिणाम तो है ही, लेकिन वास्तव में एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है सर? जैसे कि हमने कहा ना कि एंटीबायोटिक का डिफिनीशन ही है कि एंटीबायोटिक्स, यानी बायोटिक्स मतलब होता है कि बैक्टीरिया,
लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है। हम लोग को वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अगर हम बीमार पड़ते हैं वो वायरस से होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट एंटीवायरल्स। एंटीवायरल ड्रग्स रेयरली दिया जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को दिया जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो आता है सिर्फ इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक देने का डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है, कहाँ का इन्फेक्शन है, किस एज में हुआ। मतलब कि इस बात पर डिसीजन लिया जाता है कि इसको म्यादी बुखार है, इसको निमोनिया है, ये इसको सेप्टिसीमिया है, या इसको मेनिंजाइटिस है, या इसको मतलब इसको बैसिलरी डिसेंट्री है। इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कितना देना है, कब तक देना है। लेकिन निश्चित रूप से ये एंटीबायोटिक तभी देना है जबकि वो इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो। उसके पहले ज़रूरी है कि हम कुछ टेस्ट करा लें, या कम से कम 3 दिन 4 दिन तक पेशेंस रखें। अगर हमारे पास टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है या अफोर्डेबिलिटी नहीं है और हम लुक से देख रहे हैं, अपीयरेंस से देख रहे हैं कि पेशेंट हमारा दिखने में सही लग रहा है, सीरियस नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, उस समय हम पेशेंस में हम अपने आप को कंट्रोल करें कि नहीं, हम इस समय इसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे। क्योंकि 90% बीमारी जो होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। आप दवा देंगे तो 7 दिन में ठीक होगा, नहीं देंगे तो 1 हफ्ता में ठीक होगा। चाहे वो होम्योपैथी दें, चाहे आयुर्वेदिक दें। लेकिन सब लोग वाई लेते हैं कि हमने होम्योपैथी दिया तो मेरा बुखार उतर गया, आयुर्वेदिक दिया तो ठीक हो गया, एंटीबायोटिक दिया तो ठीक हुआ। अरे ठीक तो ऐसे भी होना था उसको, वो तो ठीक तो ऐसे भी होना था। मैंने कहा ना कि ये तो सेल्फ लिमिटिंग है। 90% डिजीज नेचर क्योर्स देम, प्रकृति उसको ठीक करती है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अब मैं सालों भर हो गया मुझे एंटीबायोटिक, जबकि मैं सर्दी खांसी दम फूलने की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, लेकिन हम नहीं लेते एंटीबायोटिक। और हम अपने, मेरा अपना अनुभव है कि पिछले 10-15 साल से मैंने एंटीबायोटिक लिखना लगभग बंद कर दिया है। एंटीबायोटिक देना जरूरी है जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस है, जहाँ पे लगता है कि इसको निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, सेप्टिसीमिया है, जिंदगी खतरे में है। उस समय हम चांस नहीं ले सकते। उस समय हम उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक इन प्रॉपर डोज, थ्रू प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देंगे उसको। लेकिन ये जो मौसमी जो बुखार है या सर्दी खांसी है या बुखार, ये सब सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब खुद अपने आप ठीक होगा। वायरस जो है 3 दिन 4 दिन के बाद अपने आप बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, वो किसी भी एंटीबायोटिक से 1000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। अगर हमारा शरीर जो है, यही मतलब कि हमारे इतना इस तरह का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, कि वही उससे डील करता है। जरूरी है जिस समय की बुखार हो उस समय प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही आहार दीजिए, रेस्ट दीजिए, पानी दीजिए। घर का जो खाना पीना है उसमें हम तो सर्दी खांसी में हम कहते हैं कि भाई इसको ये शहद दो, तुलसी का काढ़ा दो, अदरक दो, खूब पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, गरम ताज़ा खाना खिलाओ। और गले में खराश है तो गले में खराश के लिए एंटीबायोटिक थोड़े देना है। गले में खराश है तो गार्गल कराओ। नाक बंद है तो नेजल ड्रॉप में के नाम पर सलाइन नेजल ड्रॉप देना है आपको। डायरिया है तो ORS और जिंक दीजिए आप, वो पेशेंट ठीक होना ही होना है। अगर किसी को कायद दस्त की बीमारी है तो उसमें एंटीबायोटिक का क्या रोल है? उसमें तो आप ORS दीजिए और जिंक दीजिए। और अगर मतलब कि हाँ, अगर किसी को निमोनिया है, पसली चल रही है, किसी को मतलब कि पैखाना में आँव खून आ रहा है, किसी को मतलब कि कन्वल्सन हो रहा है, जो जैसे कहते हैं कि हो सकता है कि इसको मेनिंजाइटिस हो, तो वो सब की जांच करें। पहले तो है कि उसकी एक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक ऐसे सस्पेक्टेड केस में दिया जाता है इंट्रावेनस। उसके बाद उसकी जांच होती है कि अगर मेनिंजाइटिस है तो किस टाइप का मेनिंजाइटिस। तो प्रॉपर ढंग से अगर हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टरों को समय देना चाहिए। लेकिन आजकल ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टरों के पास समय नहीं है सब चीज़ सोचने का। चिकित्सक इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं, 100, 150, 200 मरीज़ देखना चाहते हैं। कहाँ से वो
जज करेंगे कि एंटीबायोटिक हम देना है, वो तो पहले से लिखे रहते हैं। तो आपको जब तक पेशेंट को देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, तब जा कर के आपको दिमाग में आएगा कि हाँ, यहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत एकदम नहीं है। आप तो पहले से बैठे हुए हैं कि जो आएगा सबको हमको एंटीबायोटिक देना है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी में 1-1, 2-2 मिनट में एक मरीज़ देखना है। तो ऐसे में तो कभी भी मतलब कि आप एंटीबायोटिक के जो दुरुपयोग जो हो रहा है धड़ल्ले से, उसको रोकना बड़ा संभव नहीं। और दूसरा, जब तक सरकार कड़े नियम नहीं बनाएगी कि आपने एंटीबायोटिक क्यों दिया, आपका पंजीकरण क्यों नहीं मतलब कि रद्द किया जाए, आपने इस डायरिया में जिसकी गाइडलाइंस है, नेशनल गाइडलाइंस है कि किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है। अब डेंगू फीवर है, उसमें एंटीबायोटिक का क्या रोल है जब तक कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। मलेरिया में एंटीबायोटिक का क्या रोल है जब तक कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। मलेरिया में एंटी मलेरिया, डेंगू में मतलब कि आपको सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है। तो लेकिन अभी क्या है कि कोई तरह का फीवर है, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे वायरल इन्फेक्शंस हो, सब में एंटीबायोटिक लोग दे रहे हैं। तो जब तक सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक सरकार केमिस्ट को एंटीबायोटिक लिखने से रोकेगी नहीं और उस पर कानूनी कार्रवाई, दंडनीय अपराध इसको नहीं माना जाएगा, तब तक मतलब कि इस पर अंकुश नहीं लगेगा। भारत जहाँ की दुनिया का सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा मतलब कि पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ के बारे में तो कोई स्टैटिक्स नहीं है कि हम लोग कितना मिसयूज़ करते हैं। लेकिन अगर आईसीयूज़ में आप जाइए, किसी भी आईसीयू में जाइए, तो मालूम होता है कि साहब ये आदमी इसलिए मर गया कि इस पर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं किया। अब आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में करीब 35,000 लोग मर रहे हैं, इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एंटीबायोटिक कोई असर ही नहीं करता, एंटीबायोटिक्स यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में। यूरोप में करीब 30,000 के आसपास। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 7 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग मर रहे हैं प्रेजेंटली। लेकिन इसकी रफ्तार बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक बढ़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर सरकार को, अब मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई भी आदमी ऐसे एंटीबायोटिक लिख नहीं सकता। अगर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है तो उसको एक इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा कि आपने एंटीबायोटिक क्यों लिख रहे हैं। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कल्चर करवाया, बैक्टीरिया कल्चर, यूरिन कल्चर, CSF कल्चर। वहाँ एंटीबायोटिक आप अगर अमेरिका में, यूरोप में आप एंटीबायोटिक खरीद नहीं सकते हैं मार्केट से। यहाँ तो कोई भी एंटीबायोटिक जाइए आप, मतलब कि मार्केट में जाकर इमेरोपनाम ले लीजिए, वैंकोमाइसिन ले लीजिए, पिपरासिन ले लीजिए, बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के। तो पूरी अराजकता है, हम तो ये कहेंगे पूरी अराजकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसलिए जरूरी है कि सरकार को एक मतलब कि अगर एंटीबायोटिक के अस्तित्व को बचाना है तो जागरूकता डॉक्टरों के साथ साथ पब्लिक में, जनता के बीच में जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं जब अपने एड्रेस में कि कोई डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक लिखता है तो पेशेंट को चाहिए कि पूछे उसे कि वो एंटीबायोटिक क्यों लिखे हैं, क्या बिना एंटीबायोटिक हम ठीक नहीं हो सकते हैं। ये उसका अधिकार है, क्योंकि आप जो एंटीबायोटिक लिख रहे हैं बिना मतलब की ज़रूरत के, तो निश्चित रूप से ये एंटीबायोटिक जो है आने वाले समय में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो जरूरी है कि पब्लिक के बीच में जा कर के लोगों को जागरूकता करे, जो हम कर रहे हैं। हर मरीज़ को बोलते हैं 80% 90% पेशेंट को, तुम्हारे बच्चे को हम एंटीबायोटिक नहीं लिख रहे हैं, लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर नो एंटीबायोटिक्स। और कानून जब तक लीगल टिथ, जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी सरकार की तरफ से कि नहीं, इसके ऊपर में एक मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर लिखे हैं तो क्यों लिखें, और आपका लिखना जस्टिफाइड नहीं है तो आपका क्या मेडिकल काउंसिल में जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको क्या रद्द नहीं किया जाए। जब तक ये फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा मन में, तब तक ये जो बिना मतलब का 2-2, 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक डायरिया में, 2-2, 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक बुखार में, मतलब वो भी ऐसा एंटीबायोटिक जो कि रिजर्व एंटीबायोटिक है, जो कि लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब कि अब उसके बाद अभी तक कोई एंटीबायोटिक 15 साल 20 साल में आ ही नहीं रहा नया एंटीबायोटिक।
क्योंकि कंपनी जो कहती है कि हम तो लॉस में जाते हैं कंपनी जब लेके आते हैं। तो अब 15 साल से कोई एंटीबायोटिक नया आ नहीं रहा है, और आपके पास जो एंटीबायोटिक है, लास्ट एंटीबायोटिक है जो कहते हैं, अब उस एंटीबायोटिक को भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अब वो भी अगर रेजिस्टेंट होना शुरू हो गया है, तो फिर क्या इसका हर्ष होगा। ये तो बड़ा डरावना है कि जो प्री एंटीबायोटिक इरा 40 के पहले और 2050 के बाद वही स्थिति होगी। एक सामान्य इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सेलुलाइटिस से उसको सेप्टिसीमिया होगा, मेनिंजाइटिस होगा, निमोनिया होगा, और हमारा एंटीबायोटिक कोई काम नहीं आएगा। बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा विस्तार से सर बता रहे थे डॉक्टर अरुण शाह, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, और एंटीबायोटिक जो कितना दुरुपयोग इसका लोग कर रहे हैं और इसका जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आ रहा है, लोग भी इससे मर रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बता रहे हैं। और इसके साथ इन्होंने साफ तौर पर ये भी बताया है कि इसको बचाना होगा, सरकार को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाना होगा, लोगों में भी जागरूकता होनी होगी, और जो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं उनको भी सोच समझकर एंटीबायोटिक लिखना होगा कि किस समय एंटीबायोटिक की आवश्यकता है और किस समय एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीज़ को देखना होगा, और सरकार को भी एक नया नियम कानून बनाना होगा, तभी जाकर एंटीबायोटिक का जो दुरुपयोग है और इसका जो दुष्परिणाम है उससे बचा जा सकेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।